नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्लानर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं। तो ये पोर्टफोलियो जिनका है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पोर्टफोलियो जिनका है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है जिनकी सैलरी 40,000 पर मंथ है। इनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी 1.5 ईयर्स है, 1.5 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और होल्डिंग पीरियड 25 साल है। एसआईपी 10,000 की कर रहे हैं और एसआईपी ये जिन कंपनियों में कर रहे हैं उनका नाम है बजाज फाइनेंस, टाइटन, डीमार्ट, जुबलेंट फूड, वीबीएल, पॉलीकैब, एल&टी माइंट्री एंड क्लीन साइंस। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि 25 साल का नज़रिया है इनका, तो एक्सपेक्टेड सीजीआर रिटर्न कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इनका पोर्टफोलियो। इनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 3,22,128 और करंट प्राइस है 2,72,171। करीब करीब इनको 15.5% का लॉस हो रहा है, जो कि करीब करीब 50,000 का लॉस है। तो चलिए इनकी पहली कंपनी देखते हैं। इनकी पहली कंपनी है बजाज फाइनेंस, जिसकी इनके पास एक क्वांटिटी है और इनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,976 और इनको करीब करीब 4.25% का लॉस हो रहा है। बजाज फाइनेंस एक क्वालिटी कंपनी है जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बट शॉर्ट टर्म में अभी सेंटिमेंट नेगेटिव है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस गिर रहा है और अभी बाय और एक्यूमुलेट करने का टाइम है। लॉन्ग टर्म में इसमें बने रहिए। इनकी सेकंड कंपनी है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट की इनके पास 16 क्वांटिटीज़ है और इन्वेस्टेड अमाउंट है 11,430। इसमें इनको अच्छा खासा लॉस हो रहा है, करीब करीब 20% का। तो बर्जर पेंट के बारे में अगर कहें तो बर्जर पेंट इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है और एशिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है, जो कि अप्रॉक्सीमेट इंडिया का 15% का मार्केट शेयर एंजॉय करता है। पिछले एक साल में इसमें काफ़ी गिरावट हुई है, लगभग 800 से 500 550 तक आ गया है। और इसका Q3 का रिज़ल्ट देखें तो वो भी अच्छा नहीं आया है। प्रॉफिट में 20% डिक्लाइन हुआ है। जो प्रॉफिट पिछले साल 250 करोड़ था वो अभी 200 करोड़ आ गया है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म में इसमें बने रहिए। इनकी अगली दो कंपनीज़ है कैम्प्स एंड CDSL। अगर कैम्प्स की बात करते हैं तो इनके पास इनके 5 क्वांटिटीज़ है और करीब करीब 14,638 इन्वेस्टेड अमाउंट है और करीब करीब 21% का लॉस हो रहा है। वहाँ पे वही CDSL में इनके पास 12 क्वांटिटीज़ है, इन्वेस्टेड अमाउंट है 14,485 और करीब करीब 16.5% का लॉस हो रहा है। तो अगर कैम्प्स के बारे में बात करें तो कैम्प्स म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड है और इनका सोर्स ऑफ इनकम है म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, पेमेंट्स, डिविडेंड्स, ब्रोकरेज कैलकुलेशन और रिपोर्ट जनरेशन। वैसे ही CDSL ये मेनली डिपॉजिटरी कंपनी है जो कि डीमैट अकाउंट को ओपन और मैनेज करती है और इनका सोर्स ऑफ इनकम है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर, KYC सर्विस, IPO एंड कॉरपोरेट एक्शन। कॉरपोरेट एक्शन मतलब कि स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड, और अकाउंट मेंटेनेंस फीस एंड ई-वोटिंग फीस। अब इस दोनों शेयर में हो ये रहा है कि 2020 में जब कोविड आया था तब मार्केट में बहुत गिरावट हुई थी। उसके बाद 2021 में एक बुल रन आया था। ये बुल रन के पीछे का कारण भी ये था कि उस समय FIS ने काफ़ी पैसे डाले थे इंडियन मार्केट में, तो उसके वजह से ये बुल रन आया था और उसमें काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट किए और जिसका फ़ायदा इन दोनों कंपनीज़ को मिला, CDSL को भी और कैम्प्स को भी। तो जिसकी वजह से इन दोनों के प्रॉफिट्स बहुत बढ़े और इन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दिया। CDSL ने 8 गुना रिटर्न दिया और कैम्प्स ने 3 गुना रिटर्न दिया था। अब 2022 में ऐसा हो गया कि 2022 में ये सैचुरेशन पे आ गया है। 2022 का अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखें तो सिर्फ 4% मिला है। उसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर इससे थोड़ा सा दूर भागे हैं, क्योंकि FD के रेट्स भी अभी बढ़ चुके हैं, जिसका नुकसान इन दोनों कंपनीज़ को हो रहा है और जिसके वजह से
ये दोनों कंपनीज़ में अभी काफ़ी गिरावट देखी गई है, लेकिन फंडामेंटली दोनों कंपनीज़ बहुत अच्छी है। और इसमें एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि इंडिया में अभी सिर्फ 5% ही लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। फ्यूचर में ये अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है, 5 के 25% भी हो सकते हैं जैसे अमेरिका में है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ फ्यूचर में देखने मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में ये दोनों कंपनीज़ में बने रही है। इनकी अगली कंपनी है सुमितो मो केमिकल। इनके पास 15 का क्वांटिटी है, इन्वेस्टेड अमाउंट है 6,471 और करीब करीब 7.5% का इनको प्रॉफिट हो रहा है। अगर सुमितोमो केमिकल की बात करें तो ये एग्रो सेक्टर की कंपनी है जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन के केमिकल्स बनाती है, प्लांट न्यूट्रिशन एंड प्लांट ग्रोथ के केमिकल्स बनाती है। उसके बाद फसलों को चूहों से बचाने के लिए केमिकल्स बनाती है, हाउस होल्ड पेस्टिसाइड्स बनाती है जैसे कि मॉस्किटो कॉकरोच मक्खी से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स बनाती है, एनिमल न्यूट्रिशन मेनली पोल्ट्री के लिए मिनरल्स एंड डाइट्स बनाती है। इसकी पेरेंट कंपनी जापान की है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इनका रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट होता है और हो सकता है कि फ्यूचर में चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बंद हो सकता है, तब कंपनी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये गवर्नमेंट डिपेंडेंसी कंपनी है, तो कई बार गवर्नमेंट एग्रो सेक्टर के लिए रेगुलेटरी लाते रहते हैं, उसकी वजह से कंपनी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है और इसका स्ट्रॉन्ग पीआई इंडस्ट्री है, तो आप इसके साथ कंपनी को कंपेयर कर सकते हो। जब पूरा सेक्टर में अगर गिरावट होती है तो आप इसके पीआई इंडस्ट्री से इसको कंपेयर कर सकते हो। आप इसे होल्ड एंड ट्रैक करते रहिए। इनकी अगली कंपनी है टाइटन। इनकी 5 क्वांटिटीज़ है इनके पास और इन्वेस्टेड अमाउंट है 10,000, करीब करीब 8% का इनको प्रॉफिट हो रहा है। टाइटन के बारे में अगर बात करें तो टाइटन एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ कंपनी है। टाइटन का कल ही Q3 का रिज़ल्ट आया है जो कि एस्टिमेट से ख़राब आया है। नेट प्रॉफिट में 10% की गिरावट है, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और बाय ऑन डीप की स्ट्रैटेजी अपनाइए और लॉन्ग टर्म में बने रहिए। इनकी अगली कंपनी है VBL। VBL के इनके पास 5 शेयर्स है जिसकी इन्वेस्टेड अमाउंट है 5,156 और करीब करीब 19% का अच्छा खासा प्रॉफिट इनको दिख रहा है इतने कम इन्वेस्टमेंट में भी। तो VBL के बारे में अगर कहे तो VBL एक FMCG सेक्टर की मार्केट लीडर है। ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके प्रोडक्ट्स है 7up, माउंटेन ड्यू, पेप्सिको, ट्रॉपिकाना जूस इत्यादि। और Q3 का रिज़ल्ट 6 को आने वाला है। अगर इसके Q3 रिज़ल्ट में गिरावट आती है तो ऐड और अक्यूमुलेट करने का बहुत अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा ग्रोथ बना के दे सकती है, इसलिए इसमें बने रहिए। इनकी अगली कंपनी है याशो। इनकी 6 क्वांटिटीज़ है इनके पास और इन्वेस्टेड अमाउंट है 9,348 और करीब करीब 3.76% का लॉस हो रहा है। अगर याशो कंपनी के बारे में बात करें तो याशो कंपनी पिछले 2 डिकेड से री इंजीनियर्ड केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग करते आ रही है, जो कि 2 सेक्टर के केमिकल्स बनाती है, एक कंज्यूमर केमिकल्स और एक इंडस्ट्रियल केमिकल्स। कंज्यूमर केमिकल्स में एरोमा केमिकल्स बनाती है एंड फूड एंड एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है, और इंडस्ट्रियल केमिकल्स में रबर केमिकल्स बनाती है जो कि टायर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में यूज़ होता है, और लुब्रिकेंट एडिसिव बनाती है जो कि हाइड्रोलिक टरबाइन इंजन एंड गियर ऑयल में यूज़ होता है, और तीसरा स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो इनका पी रेशो है 26.9 और सेक्टर का पी रेशो है 44.2। तो लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो हायर देन 1 है। तो ऐसे कंपनी में आप आग बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको हर क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स ट्रैक करते रहने पड़ेंगे। अगर आपको कभी लगा कि कंपनी में ग्रोथ की कमी हो रही है तो एग्ज़िट करना पड़ सकता है।
तब तक के लिए आप होल्ड कीजिए। इनकी अगली कंपनी है जोमेटो। इनके 100 शेयर्स हैं इनके पास और 9,065 का इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और करीब करीब इनका इन्वेस्टेड अमाउंट आधा हो चुका है, 48% का लॉस है। जोमेटो के बारे में बात करें तो जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी है जो कि लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर लॉस ही दिखा रही है। इस टाइप की कंपनी में शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर सकते हैं बट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। मेरे एडवाइस रहेगा कि आप इसमें से एग्ज़िट हो जाए, जैसे ही आपको मौका मिलता है वैसे आप इसमें से एग्ज़िट कर जाए। इनकी अगली कंपनी है क्लीन साइंस। इसकी 10 क्वांटिटी है इनके पास और इन्वेस्टेड अमाउंट है 17,930 और करीब करीब 24% का इसमें इनको लॉस हो रहा है। क्लीन साइंस ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है जो ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है, बट अभी के टाइम पे इसका वैल्यूएशन जिस तरह का है उस तरह के प्रॉफिट इसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें करेक्शन हो रहा है। ग्रीन केमिस्ट्री में ये कंपनी मार्केट लीडर है और ग्रीन केमिस्ट्री की आगे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो बाज़ार को ये सारी बातें पता है, तो इसलिए मार्केट अभी भी इसे प्रीमियम वैल्यूएशन पे रखा है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। फर्दर अगर इसमें कोई डीप आता है तो इसे एक्यूमुलेट कीजिए और लॉन्ग टाइम के लिए इसमें बने रहिए। इनकी अगली कंपनी है डी मार्ट। डी मार्ट के इनके पास 2 शेयर है, इन्वेस्टेड अमाउंट है 6,917 और इनको करीब करीब 2.5% का प्रॉफिट मिल रहा है। इनका जो एंट्री लेवल है डी मार्ट में वो बहुत अच्छा है, 3458 में इन्होंने एंटर किया है। तो डी मार्ट एक बहुत ही अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोथ कंपनी है। हाल ही में इसमें सेंटिमेंट थोड़े नेगेटिव होने की वजह से गिरावट देखी जा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म में आप इसमें बने रहिए। इनकी अगली कंपनी है ग्रीन पैनल, जिसकी 33 क्वांटिटीज़ है इनके पास और 13,727 का इन्वेस्टेड अमाउंट है और करीब करीब इनको 25% का लॉस हो रहा है। तो ग्रीन पैनल का इंडस्ट्री एक वुड पैनल्स, प्लाईवुड, डोर्स और लैमिनेटेड फ्लोर्स बनाती है। इसका Q3 का रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है, जिसकी वजह से अच्छा खासा फॉल आया है इसमें, जिसकी वजह से कि इनको लॉस हो रहा है। अगर लंबे समय के लिए आप इसमें बने रहना चाहते हो तो इसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहो, तब तक के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। इनकी अगली कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड के इनके पास 31 शेयर्स है, इन्वेस्टेड अमाउंट अच्छी खासी है 33,245, लेकिन इनको 21% का लॉस हो रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी के बारे में अगर बात करते हैं तो ये एक स्मॉल कैप आईटी की अच्छी कंपनी है। शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन रहेगा क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, पर अच्छी ग्रोथ कंपनी है। लॉन्ग टर्म में आप इसमें बने रहिए। इनकी अगली कंपनी है आईईएक्स, जिसकी 38 क्वांटिटीज़ है इनके पास, 7,814 का इन्वेस्टेड अमाउंट है और करीब करीब 35% का लॉस है। इनका एंट्री एवरेज है 205। आईईएक्स के बारे में बात करें तो ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पावर ट्रेडिंग सेक्टर में काम करती है। हाल ही इसके शेयर में काफ़ी गिरावट आई है, ये 300 के से सीधा आधा हो गया है अभी, करीब करीब 133 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन आईएक्स ने अभी कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज में भी काम चालू किया है, तो फ्यूचर में इसमें ग्रोथ हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म जैसे आपका नज़रिया है तो इसमें बने रहिए, लॉन्ग टर्म में आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे सकती है। इनकी अगली कंपनी है इन्फोसिस। इन्फोसिस की इनके पास 11 क्वांटिटीज़ है और इन्वेस्टेड अमाउंट है 17,171 और करीब करीब 3% की इसमें इनको लॉस है। इन्फोसिस आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। ये इस शेयर का फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ देगा ये कंपनी। लॉन्ग टाइम के लिए इसमें बने रहिए। इनकी अगली कंपनी है आईआरसीटीसी, इसके 12 क्वांटिटीज़ है इनके पास और इन्वेस्टेड अमाउंट है 8,674 और करीब करीब इनको 16% का लॉस हो रहा है।
आईआरसीटीसी कंपनी ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। गवर्नमेंट ने अभी बजट में रेलवे के लिए काफ़ी बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया है, तो सिंपली होल्ड एंड कंटिन्यू कीजिए। मोनोपोली स्टॉक है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो शेयर में काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। इनकी अगली कंपनी है जुबलेंट फूड। जुबलेंट फूड में इनके 7 क्वांटिटीज़ है, इन्वेस्टेड अमाउंट है 4172 और करीब करीब 7.5% का इनको लॉस हो रहा है। जुबलेंट फूड कंपनी में अभी थोड़ा प्रेशर है और अभी नियर टर्म में ये प्रेशर रह सकता है। कंपनी अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली एक्सपांड कर रही है, तो फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकती है। होल्ड एंड कंटिन्यू कीजिए। इनकी अगली कंपनी है लेटेंट व्यू। इनके 30 क्वांटिटीज़ है इनके पास, 12,694 का इनके पास इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और करीब करीब 12.35% का इनको लॉस हो रहा है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स ब्लू चिप कंपनीज़ के डेटा एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइड करती है। ये अच्छी ग्रोथ कंपनी है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। इनकी अगली कंपनी है LTIM। LTIM के इनके पास 4 शेयर है, जो कि 19,111 रुपये का इन्वेस्टेड अमाउंट है और करीब करीब 8% का लॉस हो रहा है। LTIM अभी LTI और माइंडट्री के मर्जर से बनी कंपनी है। इन दोनों अच्छी कंपनीज़ का मर्जर के बाद इस कंपनी में काफ़ी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, तो लॉन्ग टर्म में इसमें काफ़ी ग्रोथ देखी जा रही है, तो लॉन्ग टर्म में इसमें आप बने रह सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकती है। इनकी अगली कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल। इनकी 37 क्वांटिटीज़ है इनके पास और इन्वेस्टेड अमाउंट है 13,431 और करीब करीब 25% का इनको लॉस हो रहा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में बात करें तो ये एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है और अभी पूरा केमिकल सेक्टर में गिरावट है। अभी सभी केमिकल कंपनी के रिज़ल्ट ख़राब आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जितनी भी केमिकल कंपनी है वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करती है USA यूरोप कंट्रीज़ में, और वहाँ पे अभी इन्फ्लेशन, रिसेशन और यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो इसके वजह से इनको काफ़ी लॉस झेलना पड़ रहा है। शॉर्ट टर्म में इसमें प्रॉब्लम दिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। इनकी अगली कंपनी है पॉलीकैब। इनकी 5 क्वांटिटीज़ है इनके पास। इनकी 5 क्वांटिटीज़ है इनके पास और इन्वेस्टेड अमाउंट है 11,137 और करीब करीब इनको 24% का प्रॉफिट हो रहा है। पॉलीकैब के बारे में अगर बात करें तो ये एक मिड कैप की एक बहुत अच्छी कंपनी है। वायर्स एंड केबल सेक्टर में ये काम करती है और फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस रहने वाला है, तो जिसका फ़ायदा पॉलीकैब को मिलने वाला है। इनका ऑलरेडी बहुत अच्छा एंट्री लेवल है 2227 और लॉन्ग टर्म में आप इसमें बने रहिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकती है। इनकी अगली कंपनी है प्रिंस पाइप। इनके 27 क्वांटिटीज़ हैं इनके पास और करीब करीब 18,154 का इन्वेस्टेड अमाउंट है और करीब करीब 10% का इनको लॉस हो रहा है। प्रिंस पाइप ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, ये बहुत कम टाइम में 10 गुना हो चुकी थी। अब उसके बाद थोड़ा रुकेगा, वैल्यूएशन मैच करेगा। वैल्यूएशन वैसे इसका कम ही है, फिर भी भाग नहीं रहा है, क्योंकि इसी वैल्यू बाज़ार ने कम ही रखी है। ये कंपनी ओनली PVC पाइप में काम करती है, जबकि इस सेक्टर में मार्केट लीडर कंपनी जो है, जो एस्ट्रल है, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है। वो एडिसिव के अंदर एंटर हो चुकी है, पेंट कंपनीज के अंदर एंटर हो चुकी है और बाथवेयर सेगमेंट के अंदर एंटर हो चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि अब एक से काम नहीं चलेगा। अगर ये भी कंपनी यानी कि प्रिंस पाइप ये सब स्टार्ट कर दे तो इसकी भी वैल्यूएशन की री-रेटिंग हो सकती है। वैसे ये कंपनी अच्छी है, बट अगर आपको प्रायोरिटी देनी है तो मार्केट लीडर शेयर एस्ट्रल को पिक कर सकते हैं। इनकी अगली कंपनी है रिलैक्सो। रिलैक्सो के इनके पास 19 शेयर है, इन्वेस्टेड अमाउंट है 20,511 और करीब करीब 25% का इनको लॉस हो रहा है। रिलैक्सो के बारे में अगर बात करें तो रिलैक्सो अभी फ़िलहाल में कुछ खास कर नहीं रहा है, क्योंकि इसके पिछले 3-4 क्वार्टर्स अच्छे नहीं गए हैं। वैसे ही आज इसका Q3 का रिज़ल्ट पेश किया गया है, जो कि उतना खास आया नहीं है, मार्केट एक्सपेक्टेशन से खराबी है। तो देखते हैं कि अब मैनेजमेंट कैसे उसे हैंडल करता है।
इसका मैनेजमेंट अच्छा है, क्वालिटी बिजनेस है। लेकिन क्योंकि लोअर इनकम ग्रुप को कोविड की वजह से काफ़ी हिट लगा था, तो तो वो रिकवर होने में टाइम लगेगा, और इसका मैक्सिमम सेल लोअर इनकम ग्रुप से आता है। तो सिंपली होल्ड एंड ट्रैक कीजिए, इस शेयर को काफ़ी टाइम लग सकता है रिकवर होने के लिए। इनकी अगली कंपनी है रोजरी बायोटेक। इनके 11 शेयर्स हैं इनके पास, और 11,525 का इन्वेस्टेड अमाउंट है, और करीब करीब 33% का इनको लॉस हो रहा है। रोजरी बायोटेक टेक्सटाइल बिजनेस और स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। कंपनी का Q2 रिजल्ट कुछ खास नहीं आया था, और आज ही Q3 का रिजल्ट आया है, जिसमें कि इनकम और एक्सपेंस दोनों में गिरावट हुई है। एक्सपेंस में ज़्यादा गिरावट होने की वजह से इसमें प्रॉफिट बढ़ा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड एंड ट्रैक कीजिए। इनकी अगली कंपनी है रूट मोबाइल। इसकी 11 क्वांटिटीज़ है इनके पास, और इन्वेस्टेड अमाउंट है 18,592, और करीब करीब इनको 29% का लॉस हो रहा है। रूट मोबाइल एक इंडिया बेस्ड मैसेजिंग और वॉइस एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कंपनी है। ये क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और ये OTT प्लेयर्स एंड मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। ये फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर है पे काम कर रही है, इसलिए लॉन्ग टर्म में ये अच्छा कर सकती है, इसमें आप बने रहिए। तो ये था इनका पोर्टफोलियो। 25 स्टॉक का ये पोर्टफोलियो है। मेरे हिसाब से स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। 3,22,000 के पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे हिसाब से 5 लाख का अगर पोर्टफोलियो है तो उसमें 15 स्टॉक्स होने चाहिए, और 10 लाख का अगर पोर्टफोलियो है तो उसमें 20 स्टॉक होने चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इन जितने कम स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, उतने ही उस कंपनी को ट्रैक करने में आसानी जाती है। उनमें कई तरह की न्यूज़ अपडेट्स, क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं, तो उसको ट्रैक करने में आसानी जाती है। और एक साथ 25 स्टॉक अगर रख दे तो थोड़ा मुश्किल जाता है। और इसमें दूसरी बात मुझे ये लगी कि केमिकल सेक्टर की कंपनीज इन्होंने काफ़ी लेके रखी है, जैसे कि सुमितोमो केमिकल, याशो इंडस्ट्रीज, क्लीन साइंस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, रोजरी बायोटेक। ये 5 केमिकल सेक्टर की कंपनीज उन्होंने लेके रखी है, और फिलहाल में केमिकल सेक्टर्स में काफ़ी गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से इनका पोर्टफोलियो भी आप देख सकते हैं काफ़ी लॉस में दिख रहा है, 15%। इसके पीछे का रीज़न यही है कि इनका केमिकल सेक्टर में 5 शेयर्स होने की वजह से उसमें सभी में गिरावट देखी गई है। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा इनको कि ये 5 शेयर्स में रखते हुए इसमें से 1 या 2 ही रखे। और जिन सेक्टर में इन्होंने शेयर्स नहीं खरीदे हैं, जैसे कि ऑटो सेक्टर में, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में इनके पास शेयर नहीं है, उसके बाद पावर सेक्टर में इनके पास शेयर नहीं है, उसमें आप ये शेयर्स डाइवर्ट कर सकते हैं। तो उससे आपका एक बैलेंस और अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। रही बात आपके CAGR रिटर्न के बारे में, तो आपका बहुत लंबा नज़रिया है 25 साल का। तो 25 साल में आपको 15 से 17% का CAGR रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।